हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी में आपको आ जाएगा फेराडेज लॉज वगैरह भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोजेनेसिस का बिल्कुल ऑपोजिट है। दैट मीन्स द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट is allowed to pass through a molten electrolyte or electrolytic solution to have a chemical reaction, means redox reaction। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से या मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट से, मतलब एसिड बेस या सॉल्ट के थ्रू। और जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा। ये जस्ट ऑपोजिट हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ऑलराइट, जिस डिवाइस में ये प्रोसेस हम लोग कराएंगे उस डिवाइस को, उस सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो गया? वो डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट से हम रेडॉक्स रिएक्शन जनरेट करेंगे। ठीक है, ये सेल काम करता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों एक ही कंटेनर में हम कराएंगे एक साथ। इसमें अलग अलग आपको हाफ सेल्स नहीं होंगे, इसमें एक सिंगल सेल होगा कंटेनर, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये टैंक बना होगा ग्लास का या फिर माइका का, मतलब इंसुलेटर सब्सटेंस का। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे, एनोड कैथोड। ये मेटल्स के हो सकते हैं, आप ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हो कि ग्रेफाइट कंडक्टर होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम आपस में कर देंगे कनेक्ट, और ये आपका डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट सोर्स। मतलब या तो आप बैटरी लीजिए या फिर जनरेटर ले सकते हैं। ये नेगेटिव हो गया टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। और फिर अब इसमें हम ले लेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्टेन फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में। ये सिंपल सा इसका सेटअप है। अब देखिए ये कैसे वर्क करता है। तो मान लो कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, मोल्टेन। हमारे पास सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है इस सेल के अंदर। अब आपने स्विच ऑन किया, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो एनाइन आप देख रहे हैं, क्लोराइड आयन, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेचुरली टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहां से क्लोराइड आयन एज क्लोरीन बनकर कहां डिपॉजिट होगा? पॉजिटिव प्लेट। देखिए उसका ये रिएक्शन हो जाएगा, क्लोराइड आयन बनकर बाहर निकलेगा क्लोरीन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो कि क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ Cl2। अब गौर से देखो, ये रिएक्शन जो आपके सामने है ये ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और जिस इलेक्ट्रोड पे होता है ऑक्सीडेशन उसे हम क्या बोलते हैं? एनोड। तो ये हो गया एट एनोड। तो इस सेल में जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है
ये एनोड है। ऑलराइट, ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड पे देखिए फ्री हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को यहां एनोड से आपका केटाइन सोडियम आयन अट्रैक्ट करेगा और वो खुद अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो केटाइन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन ये होगा डिपॉजिट एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब देख, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन, और जिस इलेक्ट्रोड पे होता है रिडक्शन उसे क्या बोलते हैं? कैथोड। तो ये आपका हो गया कैथोड। ये देखिए सिंपल सा वर्किंग फंक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। कंक्लूजन क्या निकला? एनाइंस हो रहे हैं डिपॉजिट एट एनोड और केटाइंस कहां हो रहे हैं? डिपॉजिट एट कैथोड। तो एनाइंस एट एनोड, ए एट ए, केटाइंस एट कैथोड, सी एट सी। ये सिंपल फॉर्मूला है, ए एट ए, सी एट सी। ये डिपॉजिट हो गई। दिस इज सिंपल वर्किंग फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये सेल समझ में आ गया कैसे काम करता है। अब इस सेल में जो हम करेंगे स्टडी, तो इसे 2 कैटेगरीज में बांट देंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है एट एनोड, एट कैथोड, उसकी क्वांटिटी कितनी है, मास कितना है, अगर वो गैस है तो वॉल्यूम कितना है, ये सारा आपको आ गया क्वांटिटी में। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ जो बताएगा आपको क्वांटिटी। और फिर सेकेंड पार्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कौन सा कैटाइन कौन सा एनाइन डिपॉजिट होगा एट कैथोड एनोड अगर आपके पास 2 और मोर एनाइंस कैटाइंस एक साथ प्रेजेंट हो तो। ऑलराइट, ये 2 डिफरेंट हो गए इसके आपको ब्रॉड कैटेगरीज स्टडी की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो लोगों ने अभी सीखा वर्किंग फंक्शन में, तो आपने देखा कि ये सारा कुछ जो सेल है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये तभी काम करता है जब आप करंट फ्लो कराते हैं। जब तक आप करंट फ्लो कराएंगे ये सेल काम करेगा। ऑफ कर देंगे स्विच, ये सेल रुक जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। ये सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका डेल जी पॉजिटिव होगा, है ना। आइए शुरुआत करते हैं फैराडेज लॉ से। तो फैराडे के 2 डिफरेंट लॉज हैं। ये दोनों लॉज मिलकर तय करेंगे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स। तो इसका फर्स्ट लॉ है फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये लॉ कहता है कि जो अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा एट इलेक्ट्रोड, वो अमाउंट डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब चार्ज इन कूलम। कितना चार्ज आप पास कराते हैं सेल से, उसी पर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। वेरी सिंपल, मतलब मान लीजिए W ग्राम सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है एट इलेक्ट्रोड एंड Q कूलम आपका चार्ज है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलम। यहां Q हो गया आपका चार्ज इन कूलम। और आप जानते हैं कि कूलम बराबर होता है
एम्पियर इंटू सेकेंड। यहां आई आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर और टी टाइम इन सेकेंड। तो W is directly proportional to I into T. That means W is Z I T. ये फॉर्मूला है फर्स्ट Faraday's law का। Here Z is electrochemical equivalence. ये कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। मान लीजिए कि I 1 एम्पियर है और T 1 सेकेंड है, तो Q कितना हो जाएगा? 1 कूलम हो जाएगा ना। Q आपका हो जाएगा 1 कूलम। मतलब अगर हम सेल से 1 कूलम चार्ज पास कराएं, दैट मीन्स 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर 1 सेकेंड, उस केस में ये 1 तो Z इज W। इस केस में हो जाएगा आपका ZW। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस Z is the amount of substance deposited at electrode on passing 1 ampere of electric current for 1 second। आई बात समझ में? मतलब जब आप 1 कूलम चार्ज पास कराएंगे अपने सेल से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, तो जितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ऑलराइट, ये फर्स्ट लॉ है। अब आते हैं सेकेंड लॉ। Faraday's second law। यह लॉ कहता है कि अगर हम 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दें, आप जानते हो कि जैसे आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट और वोल्टेज होगा डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो चार्ज कांस्टेंट करना है, मतलब ये कह रहा है लॉ कि अगर आप चार्ज कांस्टेंट कर दें, Q कूलम कांस्टेंट कर दें, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो सब्सटेंसेस डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड पे, उन सब के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। आई बात समझ में? इफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, देन number of gram equivalents of different substances deposited at different electrodes in different electrolytic cells is equal। ये कह रहा है सेकेंड लॉ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि ये सेल A है, ये सेल B है, इसमें हमने जिंक सल्फेट लिया इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें हमने मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड ले लिया इलेक्ट्रोलाइट। ऑलराइट, तो फर्स्ट सेल में अगर मेटल की बात करें तो जिंक डिपॉजिट होगा और सेकेंड सेल में पोटेशियम डिपॉजिट होगा। ऑलराइट, तो ये लॉ कह रहा है कि अगर आप एट कांस्टेंट Q, अगर आप Q कांस्टेंट कर दें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of zinc is equal to number of gram equivalent of potassium। अब आप जानते हैं
कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो मास ऑफ जिंक W for mass and divide by equivalent weight of zinc E for equivalent mass। mass by equivalent mass, ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। सिमिलरली मास ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम, ये है आपका सेकेंड लॉ। मास और इक्विवेलेंट मास दोनों का रेशियो क्या हो गया? देखिए इक्वल हो गया। यही कह रहा है आपका सेकेंड लॉ। आई बात समझ में? अब फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों को कंबाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक टर्म सीखेंगे, दैट इज फैराडे। एफ जिस तरह से कूलम होता है यूनिट ऑफ चार्ज, आप जानते हैं, तो फैराडे भी यूनिट है चार्ज का। एंड वन फैराडे मीन्स चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका डेफिनेशन है। 1 फैराडे मीन्स चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं 1 मोल मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। आप जानते ही हैं -19 कूलम। इसे सॉल्व करेंगे आपको आ जाएगा अप्रॉक्स 96500 कूलम। दिस इज फैराडे। देखिए ये वैल्यू आपको यहां से आता है। 1 फैराडे मीन्स चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, ये एक दूसरा यूनिट है चार्ज का। अब देखिए फैराडेज लॉ से अब आपको इतना सीखने के बाद क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। इसे मान लो क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ मेनी coulombs will be needed to reduce 1 mole of aluminum ion into aluminum। एक मोल एल्युमिनियम आयन को आपको किस में रिड्यूस करना है? एल्युमिनियम। इक्वेशन लिखिए, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लिया? देखिए 1 मोल एल्युमिनियम है आयन, उसके लिए आपको जरूरत पड़ी है 3 मोल इलेक्ट्रॉन की। 3 मोल मीन्स 3 फैराडे, क्योंकि 1 मोल मीन्स 1 फैराडे एंड 3 फैराडे मीन्स 3 इंटू 96500 कूलम। ये आपका आंसर होगा। वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू इन सब में आते हैं। मैं तुमको और एग्जांपल दिखाता हूं। देखो इसी पे अलग वैरायटी का क्वेश्चन। What is the mass of calcium deposited at cathode if 1.5 ampere of current is passed through
कैल्शियम क्लोराइड फॉर 2 आवर्स। एक क्वेश्चन है आपके लिए, 2 घंटे तक के लिए 1.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आप पास कराते हैं, किससे? कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट से। तो कितना कैल्शियम डिपॉजिट होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आइए देखिए, सबसे पहले Q निकाल लेते हैं। आप जानते हो Q होता है I इंटू टी, तो I हो गया आपका 1.5, T आपको 2 आवर्स है, यानी कि 2 इंटू 60 इंटू 60, T हमेशा होना चाहिए सेकेंड, इतना हो गया आपका कूलम। ये Q निकल गया आपका। अब आप इक्वेशन लिखिए, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम आपको मिलता है इस इक्वेशन से, ठीक। कैल्शियम आयन से आपको क्या निकालना है? कैल्शियम। देखिए 1 मोल कैल्शियम बनाने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 2 मोल इलेक्ट्रॉन की। 2 मोल मतलब 2 फेराडे, मतलब 2 इंटू 96500 कूलम। इतना कूलम से आपको कितना मिलेगा? 1 मोल कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम मतलब 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये आ गया समझ में? 40 मोलर मास, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो 1 मोल कैल्शियम इज 40 ग्राम। तो इतना कूलम से आपको 40 ग्राम मिलेगा कैल्शियम। तो इतने कूलम से कितना मिलेगा, अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास कितना कूलम है क्वेश्चन में? 1.5 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60, इतने कूलम से आपको मिलेगा 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 to 1.5 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60, सॉल्व कर लीजिए, इतना ग्राम आपका आंसर हो गया। इतना ही कैल्शियम डिपॉजिट होगा एट इलेक्ट्रोड। आई बात समझ में? तो फैराडेज लॉ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस तरह से बनेंगे, ठीक है? इतना समझ में आ गया। इसका सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, मैंने कहा था आपसे, ये हो गया आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेकेंड पार्ट है क्वालिटेटिव, मीन्स अगर आपके पास सेल में 2 और मोर डिफरेंट केटायंस एनायंस हों एक साथ, तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा केटायन कौन सा एनायन डिपॉजिट होगा, है ना? तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कशन उसके सेकेंड पार्ट पे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। थैंक यू।